तो आज की हमारी चर्चा एक एक बहुत ही जानी पहचानी लड़ाई पर है। हाँ। वो लड़ाई जो मुझे लगता है हर स्टूडेंट अपने स्टडी टेबल पर रोज लड़ता है। एक तरफ होती हैं मोटी मोटी किताबें और दूसरी तरफ यूट्यूब का वो अंतहीन सागर। बिल्कुल। हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए यूट्यूब खोलते हैं और 2 घंटे बाद खुद को पता नहीं किसी सेलिब्रिटी के इंटरव्यू में या फिर क्यूट बिल्ली के वीडियोस में खोया हुआ पाते हैं, है ना? हाँ, और ये सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे हमें उलझाए रखने के लिए ही डिजाइन किया गया है। सही बात है। तो सवाल ये है कि इस डिजिटल भूल भुलैया से कैसे निकला जाए। इसी पर हमारे पास एक बहुत ही काम का लेख है। शीर्षक है डिजिटल फोकस, यूट्यूब डिस्ट्रैक्शंस पर विजय पाने की 11 रणनीतियां। अच्छा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये भारतीय छात्रों के सामने जो दबाव आता है ना, उसको ध्यान में रखकर लिखा गया है। तो आज हम इन तरीकों को सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे, नहीं, बल्कि हम इस लड़ाई को 3 मोर्चों पर लड़ेंगे। पहला मोर्चा है हमारी अपनी तैयारी का। हम दिमागी तौर पर खुद को कैसे तैयार करें। ठीक है। दूसरा है हमारे आसपास के माहौल का, मतलब अपने युद्ध के मैदान को अपने पक्ष में कैसे करें। और आखिर में हम दुश्मन के ही हथियार यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसे हराने के लिए करेंगे। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। चलिए। तो पहला मोर्चा दिमागी तैयारी और योजना। लेख की पहली रणनीति है कि हमारे पास एक बहुत ही साफ प्लान होना चाहिए। अक्सर हम बस ये सोचकर बैठ जाते हैं कि आज बायोलॉजी पढ़नी है, पर यह तो ऐसा है जैसे समुंदर में बिना नक्शे के उतर गए। बिल्कुल। ये लक्ष्य इतना बड़ा और अस्पष्ट है कि हमारा दिमाग उसे देखकर ही घबरा जाता है। हाँ। और फिर वो आसान रास्ता मतलब यूट्यूब ढूंढने लगता है। तो लेख का सुझाव है कि इस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे बिल्कुल कॉन्क्रीट कामों में तोड़ा जाए। जैसे चाहिए चैप्टर 1 के पहले 10 पेज पढ़ने हैं या सेल डिवीजन वाले टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। और जब हम ऐसा एक छोटा सा काम पूरा करके उसे लिस्ट से काटते हैं तो दिमाग को एक छोटी सी जीत का एहसास होता है। हाँ, एक डोपामाइन हिट मिलता है। और वो एहसास हमें अगला काम करने के लिए उकसाता है। इसी से जुड़ा एक और तरीका लेख में है, टाइम ब्लॉकिंग। ये सुनने में थोड़ा सख्त लगता है, मतलब अपने दिन को घंटों में बांध देना। क्या ये असल में काम करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सच में, क्योंकि असल में ये दबाव को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। अच्छा, कैसे? ये डिसीजन फटीग या कहें कि निर्णय लेने की थकान को खत्म कर देता है। जब आपने पहले से ही तय कर रखा है कि सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, तो उस समय आपका दिमाग ये सोचने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करता कि अब क्या पढ़ूं या कहीं कुछ और तो नहीं कर लेना चाहिए। बिल्कुल, उसे बस एक ही काम करना होता है। अच्छा, तो ये हमारे दिमाग को भटकने के मौके ही कम देता है। और इसी से जुड़ी एक बहुत मशहूर तकनीक का भी जिक्र है, पोमोडोरो। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। ये तो बहुत सरल लगता है। सुनने में सरल है, पर इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक बहुत दिलचस्प है। हमारा दिमाग लंबे अनिश्चित कामों से घबराता है। मुझे 4 घंटे पढ़ना है, ये सोचकर ही तनाव होता है। लेकिन मुझे सिर्फ 25 मिनट पढ़ना है, ये लक्ष्य बहुत आसान लगता है। हाँ, ये तो करने लायक लगता है। बिल्कुल। ये तकनीक किसी काम को शुरू करने की जो हिचकिचाहट होती है ना, उसे खत्म कर देती है। और अक्सर सबसे बड़ी रुकावट वही होती है। सही बात है। वो 25 मिनट का टाइमर एक तरह की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है कि ये हमेशा के लिए नहीं है, बस थोड़ी देर की बात है। तो ये तीनों तरीके, एक साफ प्लान, टाइम ब्लॉकिंग और पोमोडोरो, ये सब असल में एक ही बड़ी समस्या को सुलझा रहे हैं, है ना? हाँ। काम को डरावना बनाने के बजाय उसे करने लायक बनाना। ये एक स्मार्ट सिस्टम बनाने का खेल है। ये इस सोच को चुनौती देता है कि हमें फोकस करने के लिए जोर लगाना पड़ता है। नहीं, हमें फोकस करने के लिए सही ढांचा बनाना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा प्लान बना लेना ही तो सब कुछ नहीं है। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि प्लान तो बेहतरीन होता है, पर जैसे ही फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, सारा ढांचा बिखर जाता है। शायद हमारा माहौल हमारी योजना से ज्यादा शक्तिशाली है। आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। लेख का अगला हिस्सा इसी पर है कि अपनी इच्छा शक्ति पर हर समय निर्भर रहने के बजाय क्यों ना अपने माहौल को ही बदल दिया जाए। एनवायरनमेंट डिजाइन। बिल्कुल। और इसका पहला नियम है अपने ब्रेक को समझदारी से इस्तेमाल करना। ये ब्रेक वाली बात तो 100% सही है। मेरा 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक अक्सर किसी वेब सीरीज का एक पूरा एपिसोड बन जाता है। सबके साथ होता है। तो ब्रेक में यूट्यूब खोलने से बचना एक जंग लड़ने जैसा है। बिल्कुल। क्योंकि वो एप्स आपको वापस खींचने के लिए ही बने हैं। लेख कहता है कि ब्रेक का मतलब दिमाग को और जानकारी से भरना नहीं है,
बल्कि उसे खाली करना है। अच्छा। तो स्क्रॉल करने के बजाय उठकर थोड़ा टहल लें, पानी पिएं या बस आंखें बंद करके बैठ जाएं। ये आपके दिमाग को रीसेट करता है, जबकि सोशल मीडिया उसे और थका देता है। और माहौल को बदलने का एक और दिलचस्प तरीका है विजुअल रिमाइंडर्स। मतलब अपने स्टडी डेस्क पर कुछ प्रेरणादायक कोट चिपकाना। ये थोड़ा फिल्मी नहीं लगता? लग सकता है, पर ये मनोवैज्ञानिक स्तर पे काम करता है। हमारा दिमाग हमेशा तत्काल मिलने वाले इनाम की तरफ भागता है, जैसे एक मजेदार वीडियो देखना। जबकि पढ़ाई का इनाम, अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी, वो बहुत दूर की बात लगती है। ये कोट्स या आपके लिखे हुए लक्ष्य उस दूर के इनाम को आपकी नजरों के सामने ले आते हैं। अच्छा, वो याद दिलाते रहते हैं कि हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। लेख में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा भी दिया गया है कि अगर कोई छात्र रोज सिर्फ 30 मिनट YouTube कम देखे तो साल के अंत तक उसे पढ़ाई के लिए एक पूरा अतिरिक्त सप्ताह मिल सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचने में ही कितना शक्तिशाली लगता है। और माहौल बदलने की सबसे सीधी रणनीति है डिवाइस को दूर रखना। नजर से दूर, दिमाग से दूर वाला सिद्धांत। हाँ, सुनने में सबसे आसान, पर करने में शायद सबसे मुश्किल। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक भौतिक दूरी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई है। हमारा दिमाग उस डिवाइस से जुड़ा हुआ है, इसलिए सिर्फ उसे दूर रखना काफी नहीं है, उसकी जगह कोई और चीज रखनी पड़ती है, जैसे पानी की बोतल या एक प्रेरणादायक कोट, ताकि दिमाग का ध्यान उस खाली जगह पर ना जाए। एग्जैक्टली। जब आप भटकाव के स्रोत को हटाते हैं तो उसकी जगह फोकस के स्रोत को रखना जरूरी है। तो हमने अपना दिमागी हथियार तैयार कर लिया और अपने युद्ध के मैदान को भी अपने पक्ष में कर लिया। पर सबसे बड़ा दुश्मन तो वो डिवाइस ही है जो हमारे हाथ में है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम टेक्नोलॉजी से अपनी इच्छा शक्ति के दम पर लड़ रहे हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम टेक्नोलॉजी से ही टेक्नोलॉजी को मात दे सकें? यही इस लेख का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम टेक्नोलॉजी को एक समस्या के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो एक समाधान भी हो सकती है। 7वीं और 8वीं रणनीति इसी पर है, वेबसाइट और ऐप ब्लॉकर्स का इस्तेमाल। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है, जैसे कोल्ड टर्की या लीच ब्लॉक ब्राउजर के लिए। पर मोबाइल के लिए लेख में OneSec नाम के एक ऐप का उदाहरण है जो बहुत अलग तरीके से काम करता है। हाँ, OneSec का कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। क्या करता है ये? जब भी आप YouTube जैसी कोई ऐप खोलने की कोशिश करते हैं तो ये ऐप उसे तुरंत नहीं खोलता। ये आपको कुछ सेकंड इंतजार करवाता है और एक गहरी सांस लेने को कहता है। बस कुछ सेकंड का इंतजार, उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसे मनोविज्ञान में फ्रिक्शन या घर्षण बढ़ाना कहते हैं। अच्छा। मतलब बुरी आदतों को मुश्किल और अच्छी आदतों को आसान बनाना। OneSec ऐप आपके और YouTube के बीच एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर लगा देता है। ये इतनी छोटी सी रुकावट है, पर ये आपके आवेग और आपके निर्णय के बीच एक खाली जगह बना देती है। और उसी खाली जगह में आप सोचते हैं, क्या मुझे सच में ये ऐप खोलना है? हाँ, और ज्यादातर बार जवाब नहीं होता है। ये तो कमाल है। मतलब आदत को तोड़ने के लिए इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर किसी के लिए ये टेक्नोलॉजी का लालच इतना ज्यादा हो कि ये ब्लॉकर्स भी काम ना करें? तो उनके लिए है 9वीं रणनीति, जो शायद सबसे शक्तिशाली है। क्या? पुराने तरीके अपनाना, यानी पूरी तरह से ऑफलाइन हो जाना। अपने नोट्स और किताबों को प्रिंट कर लेना और डिवाइस को एयरप्लेन मोड पर डाल देना या बंदी कर देना। ये तो एक तरह से सरेंडर करने जैसा हुआ, टेक्नोलॉजी के आगे हार मान लेना। मैं इसे हार मानना नहीं कहूंगी, मैं इसे एक सोची समझी रणनीति कहूंगी। अच्छा। ये इस बात को स्वीकार करना है कि कभी-कभी किसी सिस्टम से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका उससे पूरी तरह बाहर निकल जाना होता है। अगर आपको पता है कि आप ऑनलाइन रहकर फोकस नहीं कर सकते, तो कुछ घंटों के लिए इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। ठीक है, तो अब हमारे पास योजना है, सही माहौल है और टेक्नोलॉजी को काबू में करने के तरीके भी हैं। पर कई बार ये सब अकेले करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, होता है। लेख का आखिरी हिस्सा इसी पर है, बाहरी मदद और खुद को प्रेरित रखने के तरीके। इसमें 10वीं रणनीति है जवाबदेही तय करना। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि इस लड़ाई में दूसरों को भी शामिल करें। अगर आपको लगता है कि आप खुद से अपना फोन दूर नहीं रख पा रहे हैं, तो अपने किसी परिवार वाले से, माता पिता या भाई बहन, हाँ, उनसे कहें कि वो पढ़ाई के समय आपका डिवाइस अपने पास रख लें। पर इसमें तो थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो सकती है कि हम खुद पर काबू नहीं रख पा रहे। इसे इस तरह से देखिए, आप मदद नहीं मांग रहे हैं, आप एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे हैं। जब हमें पता होता है कि कोई और भी हमारी इस कोशिश में शामिल है, तो हम अपने वादे पर टिके रहने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। अच्छा।
ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। और आखिरी यानी 11वीं रणनीति है खुद को इनाम देना। ये मुझे हमेशा से थोड़ा उलझाने वाला लगा है। क्यों? अगर हम YouTube से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो इनाम में YouTube वीडियो देखना तो थोड़ा अजीब नहीं है? ये अजीब तभी है अगर बिना किसी नियम के किया जाए। लेख में साफ कहा गया है, इनाम दें लेकिन एक टाइमर के साथ। ओके, टाइमर के साथ। जैसे अगर मैंने 2 घंटे बिना भटके पढ़ाई कर ली तो मैं 15 मिनट के लिए अपने पसंदीदा क्रिएटर का वीडियो देखूंगी। अच्छा। तो ये दिमाग को इनाम देकर अच्छी आदत सिखाने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल। जब दिमाग को पता होता है कि फोकस करने के बाद कुछ मजेदार मिलेगा तो वो खुद ब खुद काम पर लगने लगता है। पढ़ाई एक सजा नहीं बल्कि उस इनाम तक पहुंचने का एक रास्ता बन जाती है। एग्जैक्टली। और ये एक टिकाऊ सिस्टम बनाता है। आप हमेशा के लिए अपनी पसंदीदा चीजों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप उन्हें एक इनाम की तरह इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। लेख के अंत में इन आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए भी कुछ सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि 1-2 दिन तो कोई भी ये सब कर सकता है। असली चुनौती तो इसे आदत बनाने की है। सही बात है। इसमें एक तरीका बताया गया है, सीन फेल्ट स्ट्रैटेजी। ये क्या है? ये एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली विजुअल तरीका है। आप एक बड़ा सा कैलेंडर लें और हर उस दिन पर एक लाल एक्स का निशान लगाएं जिस दिन आप अपने लक्ष्य पर टिके रहें। कुछ दिनों बाद आपको एक्स की एक चेन नजर आने लगेगी। वाह! अब आपका नया लक्ष्य सिर्फ उस दिन का काम पूरा करना नहीं है, बल्कि उस चेन को टूटने नहीं देना है। तो आपका दिमाग उस चेन को बनाए रखने के लिए काम करने लगता है। ये तो एक गेम जैसा हो गया। बिल्कुल, ये छोटी छोटी जीतों को एक बड़ी सफलता में बदल देता है। और यही बाकी सुझावों का भी सार है, जैसे अपना क्यों लिखना या धैर्य रखना। ये सब इस बात पर जोर देते हैं कि फोकस एक आदत है, कोई जादुई शक्ति नहीं। और आदतें एक दिन में नहीं बनती, उन्हें रोज रोज थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यह है कि डिजिटल भटकाओ, खासकर YouTube से निपटना सिर्फ और मेहनत करो या ध्यान लगाओ कहने से नहीं होगा। नहीं, इसके लिए हमें एक मल्टी लेवल रणनीति चाहिए। दिमागी तैयारी से लेकर माहौल को अपने हिसाब से ढालने और टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इस्तेमाल करने तक ये 11 रणनीतियां एक पूरी टूल किट देती हैं। और ये सभी रणनीतियां एक केंद्रीय विचार की ओर इशारा करती हैं। टेक्नोलॉजी के एक निष्क्रिय उपभोक्ता बनने के बजाय उसके साथ अपने रिश्ते को लेकर सक्रिय और सचेत बनना। कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेना। बिल्कुल, ये तय करना कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी आपका नहीं। आज की पूरी चर्चा फोकस बढ़ाने पर थी, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या कभी-कभी बिना किसी लक्ष्य के यूं ही इंटरनेट पर भटकना, जिसे माइंडलेस वॉन्डरिंग कहते हैं, क्या वो हमारी रचनात्मकता या किसी नई खोज के लिए जरूरी हो सकता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। एक छात्र के लिए एकाग्रता और भटकाव के बीच वो सही संतुलन आखिर क्या है?